सब आपकी तरफ आऊंगे। ये फरमाइए सर, ये ऐसे क्यों एक इंप्रेशन आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एहसास नहीं किया मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का, और ये ऐसे है जैसे वो ये चाहते हैं कि इस किस्म की अगर वारदातें हो भी जाए 9 और 10 मई की तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौसर, मैं इसको जो एक प्योरली एक लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट के अंदर आपको एक्सप्लेन करूंगा इस सिचुएशन को, और उसके अंदर ये है और साथ में उस चीज का रेफरेंस दूंगा कि जो पाकिस्तान की हाई कोर्ट्स या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट्स जो है जो फैसला करती आई हैं, और क्या ये सिस्टम या निज़ाम जो है दुनिया के दूसरे ममालिक के अंदर है या नहीं है। अगर इस सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाएगा तो फिर जो आज की जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट आई है उस पर बात की जा सकती है। इसकी थोड़ी सी मैं आपको पहले हिस्ट्री बताऊं क्विकली, ताकि इन सारी चीजों को गो थ्रू जाए कि 1952 का जो आर्मी एक्ट है उसके अंदर कोई प्रोविजन नहीं थी कि आप सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्राई करें। ये पहली दफा जो है 1967 के अंदर दो सेक्शन जो है किए गए। एक सेक्शन 2D1 जो है उसको लेके आया गया, और एक सेक्शन 2D12 जो है उसकी क्लॉज को लेके आया गया कि अगर कोई शख्स जो है पाकिस्तान की मिलिट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट नहीं करता और वो किसी मिलिट्री लॉ की वायलेशन करता है तो वो सब्जेक्ट टू मिलिट्री एक्ट आएगा, और ये दुनिया के दूसरे ममालिक की तरह पाकिस्तान के अंदर ये अमेंडमेंट आई गई। दूसरा सेक्शन 59(4) जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया कि अगर कोई ऐसा शख्स है जिसको सिविलियन ऑफेंस आप कहते हैं कि वो बाहर को ऐसा जुर्म करे जो पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर है, और अगर वही रिलेटेड टू द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट यानी कि वो उनकी इंस्टॉलेशन या मिलिट्री लॉज के मुताबिक हो, तो उसको भी आप 59(4) के अंदर ट्राई किया जा सकता है। ये अमेंडमेंट्स जो थी पाकिस्तान के अंदर पहली दफा हाई कोर्ट लाहौर पे चैलेंज की गई, और 1968 के अंदर लाहौर हाई कोर्ट ने इन अमेंडमेंट्स को वैलिडेट किया। उसके बाद 1973 का जब कॉन्स्टिट्यूशन आया तो आर्टिकल 8 जो है जिसके अंदर आप पाकिस्तान के जो लॉज हैं उनको अल्ट्रा वायलेंस ऑन द टचस्टोन फंडामेंटल राइट्स कर सकते हैं। उसके अंदर आर्टिकल सब 3 जो है 8 का इंट्रोड्यूस किया गया हमारे फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने, और जो लैंड रिफॉर्म्स थी और जो आपके तीनों लॉज थे उनको उन्होंने एक्सेप्शंस दी गई कि इनको फंडामेंटल राइट्स की बुनियाद के ऊपर चैलेंज किया जा सकता है, अल्ट्रा वायलेंस किया जा सकता है। उसके बाद ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर गया, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस दौर के जो चीफ जस्टिस साहब थे 5 मेंबर्स बेंच ने एक जजमेंट दी, और उन्होंने इन अमेंडमेंट्स अच्छा, इसमें आंसर क्योंकि ये हिस्ट्री है और इसका अब तक मैक्सिमम लोग इससे वाकिफ हो चुके हैं। अब सवाल अगला ये बनता है कि क्या नजरसानी दरख्वास्त होनी चाहिए इस पे, और दूसरा ये कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है आप इसे गलत समझते हैं, आप ये समझते हैं कि ये नहीं होना चाहिए था, और क्या होना चाहिए था? मैं जो सब ये समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो एस्टैब्लिश जूरिस्प्रूडेंस थी उससे आज सुप्रीम कोर्ट ने कन्फ्रंट किया अपने ही फैसलों को, जो 1996 में भी आए, 2017 में भी आए, 15 में भी आए, 2007 में भी आए, और मुल्क के 4 चीफ जस्टिस फैसला कर चुके हैं। तो ये उनकी अपनी डेविएशन है, और एक ऐसी चीज जो 45 साल से सेटल्ड थी और बार बार उसको वैलिडेट किया गया था, उसको एक 4 मेंबर्स बेंच ने किया, जिसके ऊपर ऑलरेडी जो है 5 मेंबर्स बेंच भी और 11 मेंबर बेंच जो इसका फैसला कर चुका है। एक इसका ये एस्पेक्ट है। दूसरा इसका एस्पेक्ट ये है कि अगर इसको सिर्फ 9 मई के कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाता तो आप जो उसकी सेक्शन 73 है उसकी जो कस्टडी है, या कमांडिंग ऑफिसर का सेक्शन 94 मिलिट्री एक्ट आप उस हद तक जाते। आपने तो 67 की अमेंडमेंट्स ही खत्म कर दी। इसका मतलब यह है कि अगर आपने इसको अपनी रीजनिंग के अंदर कंट्रोल न किया तो आज तक जितनी भी पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री कोर्ट्स के नीचे जजमेंट्स आई हैं, कन्विक्शंस आई हैं, चाहे वो आपकी 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद की आई हैं, और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर 350 से ज्यादा पड़ी हुई है। कलभूषण वाला जो केस पड़ा हुआ है वो सारी की सारी जजमेंट्स जो है उसको इफेक्ट आएगा, और एक बहुत बड़ा लीगल लेकुना जो है वो आएगा। दूसरा जो आपने कहा कि इसके ऊपर रिव्यू नहीं है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आ चुका है, उसके अंदर गवर्नमेंट के पास ऑप्शन होगा कि वो इसको अपील करे, और अपील जो है वो 30 दिन के अंदर की जाएगी, और उसके अंदर ये बेंच नहीं सुनेगा बल्कि और एक चीफ जस्टिस बेंच कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, और 30 डेज के बाद 14 दिन के अंदर सुनेगा। एक लार्ज उसका एक स्कोप आएगा, और उस स्कोप के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है इसके अलावा क्या बचता होगा? तो ये इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। आप आईन और कानून के साथ ये मजाक करने के मुताबिक है। आप सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करने की बजाय आप भी अगर ये कहें कि हम मिसयूज ऑफ अथॉरिटी करें, हर गवर्नमेंट की अपनी सिविलियन सुपरमेसी है सर। नहीं, फिर आप अदालतों के ऊपर
अगेन आप अदालतें, इमरान खान साहब ने 25 लोगों को सजा दी। नहीं, इमरान खान साहब ने नहीं की, वो कर्नल रहीम ने आपके सामने बताया, वो लोग मिसिंग पर्सन्स में थे। सुन लेना, गवर्नमेंट ने तो नहीं किया, मिसिंग पर्सन्स थे। मिसिंग पर्सन्स में बाद में पता चला कि उनके खिलाफ ट्रायल होकर सजा भी हो गई, जिसको कर्नल इनाम ने चैलेंज किया है लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में, केस पेंडिंग है। तो इसलिए जहां देखिए ना, बात यह है कि जहां जहां आपकी अदालतों में गलतियां हैं, खराबियां हैं, उनको रिमूव करना चाहिए। कानून के मुताबिक हर किसी को राइट हो। जहां रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, ये खराबियां, तबाहियां आएंगी। हमें रूल ऑफ लॉ को अब एक सवाल बड़ा सादा है कि अब अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अलाउ नहीं करती तो फिर स्टेट के पास क्या ऑप्शन बचते हैं? देखिए, मैं पहले इस चीज पे आऊंगा। 2 मिलिट्री कोर्ट्स का जिक्र किया गया है। एक किया गया भुट्टो साहब वाली मिलिट्री कोर्ट्स का, और एक जिक्र किया गया मियां नवाज शरीफ साहब के दौर के था। ये दोनों ये मिलिट्री कोर्ट्स 1952 एक्ट के नीचे नहीं थी। ये आपका रेगुलर पाकिस्तान पीनल कोड था, या आपने सर्टेन ऑफेंसेस डिजाइन किए थे एंटी टेररिज्म लॉज के अंदर, और उसके ऊपर जाके आपने कहा था कि मिलिट्री जजेस उसके अंदर बैठेंगे, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि या हाई कोर्ट्स ने कहा कि ये आपकी रेगुलर क्रिमिनल कोर्ट्स करेंगे। तो लिहाजा वो जो भुट्टो साहब वाली या मियां साहब की है, उनको आप 1952 के लॉ के अंदर इक्वेट न करें, क्योंकि 1952 का लॉ जो था ये इन दोनों जो कोर्ट्स थी उनके लिए एप्लीकेबल नहीं था। उनके लिए आपका रेगुलर पाकिस्तान पीनल कोड, या मियां साहब ने जो 97 के अंदर एंटी टेररिज्म लॉ लाया था उसके सेक्शन की ट्राई के लिए किया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा। एक ये चीज। दूसरी इस चीज के अंदर बात यह है कि क्या पाकिस्तान के अंदर, छोटी सी आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जिस तरह स्पेशल लॉ की बात की जा रही है कि पाकिस्तान के अंदर है इस्लामाबाद के अंदर कोई भी आप डिप्लोमेटिक मुख्तलिफ एम्बेसीज हैं, उन एम्बेसीज के अंदर जाके अगर आप कोई भी जुर्म करते हैं, अब वो एम्बेसी भी पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान का पास है, लेकिन वो जो जमीन है जिसके ऊपर आपने जुर्म किया है उसके अंदर ना पाकिस्तान का लॉ आएगा, ना पाकिस्तान का प्रोसीजर आएगा, तो उसके ऊपर लॉ है उस मुल्क आएगा जिस मुल्क की एम्बेसी पाकिस्तान की है। यही वो चीज है कि अगर किसी रिलेशन के ऊपर आप आएंगे तो मिल आएगा, आप उसको किस तरह कर सकते हैं। और दुनिया के अंदर इस वक्त तकरीबन हर मुल्क जैसा है जिसके अंदर मिलिट्री लॉज है, उसके अंदर आप इंस्टॉलेशन को, आप नेशनल को आप उसके ऊपर जाते हैं, ऑफिस के अंदर जाते हैं, तो लॉ आपको इजाजत देता है। आपका बांग्लादेश है, आपका इंडिया है, आपका ईरान है, आपका चाइना है, आपका बहरीन है, अर्जेंटीना है, आपका मिस्र है, दुनिया का कौन सा मुल्क आपको इस चीज के अंदर है? हाँ, ये चीज है, अगर इस चीज के अंदर जाना चाहिए था तो वो। अच्छा, आप साहब आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आपको दोबारा हम राब्ता करने की कोशिश करते हैं ताकि आपकी आवाज